वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी बीए सेमेस्टर 3 से जो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 1200 टू 1700 एंड इसका जो फोर्थ टॉपिक है 17th सेंचुरी ट्रांजिशंस मराठास पे हमें फोकस करते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से जरूर आता है कि क्या शिवाजी की अचीवमेंट्स थी, मराठा पावर कैसे उसका राइज हुआ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर पाएंगे। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1, 2, 3 ये सब आपको करवा दिया गया है। आज यूनिट 4 करवाई जा रही है और बाकी के भी जो आपको लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप चेक करते रहना, ठीक है। वहां पे वीडियोस पूरी हो जाएंगी तो आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा आपको। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा डेक्कन का एरिया है, यानी कि जो ये नीचे हमारा जो इंडिया का एरिया है, जब मराठा पावर का राइज होता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जब मराठा पावर का राइज हुआ तो जो मुगल्स थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान गया इस एरिया की तरफ। और अगर हम यहाँ पे मुगल एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो अगर हम ग्रेट लीडर महाराज शिवाजी अगर उनके बारे में ना पढ़ें तो ये मुगल एम्पायर की हिस्ट्री अधूरी है। समझ में आई आपको बात? सोर्सेस बताता हूं सबसे पहले मैं आपको कि मुगल के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो मराठा पावर है हमारा, उसके लिए सोर्सेस क्या क्या हैं। एक तो शिवाजी की जो है बायोग्राफी है बखर नाम से, जिसको सभासद ने लिखा था 1694 में। एक है संभाजी की अदन पात्र, ठीक है, और जिसको कहा जाता है कि मराठ शाहित्य राजनीति ऑफ रामचंद्र पंत अमात्या, ठीक है, ये 1716 में लिखा गया। फिर है जया राम पिंडयेस राधा माधव विलास चंपू, ये संस्कृत में लिखा गया, ये भी हमें मराठा के बारे में बताता है। भीमसेन ने नुस्खा ई दिल कुश, ये पर्शियन में है, ये भी हमें मराठा एम्पायर के बारे में बताता है। तो ये कुछ बेसिक से सोर्सेस हैं जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है, आप इनको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारे मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री में मराठास का राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। और हमें यह भी दिखाता है कि कैसे एक हिंदू पावर मॉडर्न इंडिया के अंदर राइज हुआ, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें अगर हम कहां कहां पर ये था, मराठास जिस टाइम पे रूल करते थे उसके अंदर जो एरियाज आते थे, कोंकण का एरिया, खानदेश, बेरार, नागपुर, साउथ का कुछ एरिया, निजाम का कुछ एरिया, यानी कि महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरियाज को इसमें जोड़ा गया था। और इस पूरे एरिया को एक टाइम पे मराठवाड़ा भी कहा जाता था मिडेवल टाइम्स में। सो ये जो मराठा एम्पायर का जो राइज हुआ, ये हमें बताता है कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लगातार एफर्ट्स थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मराठी, उनका लिटरेचर मराठी में, कम्युनिटी मराठी, उनका होमलैंड मराठा, ठीक है, मराठवाड़। इस तरीके से एक नेशनलिज्म की भावना आने लगी उनके अंदर। भक्ति मूवमेंट भी चला बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र के अंदर जो संत थे उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। अब मैं आपको छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में कुछ बताने वाला हूं, इनकी क्या लाइफ रही, कैसे इनका राइज हुआ और इनके अंडर में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे सब कुछ होता था, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो शिवाजी 1627 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इन फोर्ट ऑफ शिवनेरी। और ही वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। और इनको जो जागीर मिली थी पूना की, ठीक है, अपने फादर से 1637 में। और जब इनके गार्जियंस की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मतलब आप यहाँ पे अगर देखोगे दादाजी कोंडा देव, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन दादाजी कोंडा देव, जब इनकी डेथ हो जाती है तो होता क्या है, उनको अपनी जागीर पर पूरा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम रामदास समरथ था। और शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को कॉन्कर किया, जैसे कि सिंहगढ़ या कोंडाना, रोहिंद और चकन, तोरण, पुरंदर, राजगढ़, रायगढ़, सूपा, पनहल, ये अलग अलग फोर्ट्स थे जो इन्होंने कॉन्कर किए। शिवाजी के जो मिलिट्री कांग्रेस थे वो उनको इतना ज्यादा फेमस कर गए कि एक उनको लेजेंड के रूप में देखा जाता है जब हम मराठा की हिस्ट्री पढ़ते हैं। मुगल एम्परर औरंगजेब बहुत एंजाइटी में हो गया था कि कैसे शिवाजी की इतनी ज्यादा पावर राइज हो रही थी, ठीक है। एंड औरंगजेब ने तो मुगल गवर्नर जो था दक्कन का शाइस्ता खान, उसको शिवाजी के अगेंस्ट भेजा
और शिवाजी सफर्ड अ डिफीट, ठीक है, एट द हैंड्स ऑफ द मुगल फोर्सेस एंड लॉस्ट पूना। शिवाजी को हारना पड़ा यहाँ पे और उनको पूना भी उनके हाथ से निकल गया। पर शिवाजी ने एक और अटैक किया दोबारा से शाइस्ता खान की मिलिट्री कैंप पर पूना के अंदर, और शाइस्ता खान के बेटे को मार दिया। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया, जो कि चीफ पोर्ट था मुगल्स का, और उसको पूरी तरीके से अच्छे से भाई तबाह कर दिया। A second attempt was made by औरंगजेब to defeat शिवाजी by sending राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर। ये दूसरा अटेम्प्ट था औरंगजेब का शिवाजी को हराने के लिए, एंड ही सक्सीडेड इन बाय सीजिंग द फोर्ट ऑफ पुरंदर। सो ये इस तरीके से चल रहा था भाई। फिर क्या होता है, इन द मीन टाइम 1648 शिवाजी ने पुरंदर का फोर्ट ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद फोर्ट ऑफ जावली था 1656 में, ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ पे क्या था कि कुछ चीफ्टेंस थे, मावले चीफ्टेन, जैसे कि चंद्रा राव एंड और भी लोग थे, और इसको जब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, सो आप ये समझ लो और ज्यादा इनकी पावर बढ़ गई, ठीक है। और रायगढ़ के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया था, जो मैंने आपको पीछे बताया था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो जावली के फोर्ट के ऊपर कंट्रोल किया था, इसके बाद इनका एक्सपेंशन और ज्यादा बढ़ने लगा साउथ और कोंकण की तरफ, जिससे कि शिवाजी की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ी और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज और इनके साथ जुड़ गई। अब मैं आपको बताता हूं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मराठा एम्पायर के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा टॉपिक है। सेंट्रल लेवल पे होता था एडमिनिस्ट्रेशन, और एक था प्रोविंशियल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर 8 डिपार्टमेंट्स होते थे, 8 डिपार्टमेंट होते थे और 8 मिनिस्टर्स होते थे अलग अलग, ठीक है, हर किसी का अपना डिपार्टमेंट था। पहला जो सबसे ऊपर आता है उसको पेशवा कहा जाता है, जिसको मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। इनका काम था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, फाइनेंस को संभालना, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी ये बने। और दूसरा जो मिनिस्टर है वो है मजूमदार, जिसको अमात्य कहा जाता था, ये अकाउंटेंट जनरल होते थे। फिर आता है वाकिया नवीस, इसका काम था डेली के रिकॉर्ड रखना, ये क्रॉनिकलर होता था, यानी कि डे बाय डे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको लिखना। फोर्थ है शुरू नवीस, या जिसको सचिव भी कहा जाता है, इसका काम ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस का होता था, जितने भी रॉयल लेटर आते हैं सही से ड्राफ्ट हो रहे हैं नहीं उनको पढ़ना, ये सब काम था। पांचवा जो यहाँ पे मिनिस्टर है वो था दबिर, जिसको सुमंत भी कहा जाता था, ये फॉरेन मिनिस्टर होता था, ये जितने भी सलाहकारी का काम होता है फॉरेन संबंधी मामले में, जितने भी जो बातें होती हैं वो सब काम करते थे। सिक्स्थ मिनिस्टर है सरे नौबत, जिसको सेनापति कहा जाता था। सेनापति का काम था रिक्रूटमेंट करना आर्मी की, ऑर्गेनाइजेशन करना आर्मी की, और आर्मी का डिसिप्लिन बनाए रखना। सेवेंथ जो मिनिस्टर है वो है पंडित राव, जिसको सद्र भी कहा जाता है, ये रिलीजियस वर्क करते थे, जितना भी रिलीजियस वर्क होता था वो सारा यही करते थे। एट्थ है न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब होता है जस्टिस, ठीक है, जो जस्टिस का काम करते हैं। सो ये इसको अष्ट प्रधान कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। मराठास के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अष्ट प्रधान चलाते थे। सो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो बहुत सारे प्रांत हुआ करते थे, और हर प्रांत का एक सूबेदार होता था, और सूबेदार के साथ साथ सरसूबेदार भी होता था, जो कि सुपरवाइजर का काम करता था। एंड छोटे थोड़े जो छोटे छोटे प्रांत होते थे उसको तर्फ कहा जाता था, और हर तर्फ का एक हवलदार होता था। एंड मोजाज भी होते थे, जिसको विलेज भी कहा जाता है, और ये सबसे लोवेस्ट यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। सो सबसे नीचे हमारा जो आता है वो विलेजेस आते थे, जिसको मोजाज कहा जाता था। अब मैं आपको रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में बता देता हूं मराठास की। देखिए पूरा क्वेश्चन यही आता है, मराठा के बारे में सब कुछ बताना होता है आपको। राइज ऑफ मराठा एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। सो मैं आपको उसी तरीके से ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं कि जिसमें आपका मराठा का सारा जो भी है भाई वो सब आ जाए, और साथ साथ शिवाजी के बारे में भी आप पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। सो रेवेन्यू की बात करें तो लैंड जो होते थे, ठीक है, उसको मेजर किया जाता था, एक रॉड होती थी जिसको काठी कहा जाता था। एंड लैंड्स भी 3 तरीके के होते थे, पैडी फील्ड होती थी, गार्डन लैंड होते थे, और हिली ट्रैक्स होते थे। टैक्सेस की बात करें तो चौथ और सरदेशमुखी टैक्स जो है, टैक्सेस कलेक्टेड नॉट इन द मराठा किंगडम बट इन द नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ द मुगल एम्पायर और डेक्कन सल्तनत, यहाँ पे भी ये टैक्स लिया जाता था। चौथ होता क्या है भाई, 1/4 जो भी लैंड रेवेन्यू है उसका 1/4 दिया जाता था मराठास को, ठीक है। और जो नहीं देता था भाई फिर तो मराठा की रेड हो सकती है उसके ऊपर। और अगर मैं आपको बताऊं, और आगे है सरदेशमुखी, ये एक एडिशनल लेवी होता था 10% का, ऐसे लैंड्स पर होता था जहां पर मराठास के हेरिडेटरी राइट्स वो क्लेम करते थे। सो ये हो जाएगा। अब आता है मिलिट्री पॉलिसीज। मिलिट्री पॉलिसीज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो
फोर्ट्स जो होते थे, जो किले होते थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे शिवाजी के लिए, क्योंकि इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम्स के अंदर फोर्ट्स का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल था। कैसे? शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए थे। एक ऐसा भी परगना यानी कि एक ऐसा भी एरिया नहीं होगा जहां पे उन्होंने फोर्ट ना बनाया हो। सो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 250 फोर्ट्स से भी ज्यादा फोर्ट्स बनाए, लगभग 250 फोर्ट्स माना जाता है। हर फोर्ट के अंदर एक हवलदार होता था, एक सबनीस होता था और एक सरनोबात होता था। अब इसके काम क्या थे बताऊंगा आगे। जो बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे वहां पे 10-10 सरनोबात्स भी होते थे। ये ऑफिसर्स का काम क्या होता था कि भाई एक तो ये वहां पे तैनात रहते थे, इनका स्टेटस और रैंक लगातार ट्रांसफर होता रहता था। रेगुलर आर्मी के अंदर लगभग 30,000 से लेकर 40,000 कैलोरी होती थी। ओके। और जिसमें हवलदार्स होते थे, इनकी फिक्स सैलरियां होती थी भाई। और यहाँ पे मराठा कैवलरी को हम दो डिवीजन, इसके दो मतलब दो पार्ट्स कर सकते हैं। एक तो बरगिर होते थे, बरगिर का वो काम होता है भाई, ये क्या है कि इसको स्टेट पैसे देता था। और सिलादार जो होते थे उनको नोबल्स मेंटेन करते थे। तो ये आप ये डिवीजन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये डिवीजन। और इन्फेंट्री की बात करें तो मावली फुट सोल्जर्स होते थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। शिवाजी के पास में एक नेवी सिस्टम भी था पूरा। और शिवाजी की आर्मी में एक तो वो ये चाहते थे कि अपने ही उनके रेस के ज्यादातर लोग हों, लेकिन और भी मतलब मुस्लिम्स वगैरह भी थे, और अलग अलग रिलीजियंस और एथनिक ग्रुप्स के भी लोग थे आर्मी में, जैसे राजपूत, सिख, रोहिलास, सिंधीज, गोसेंस, कर्नाटकीस, अरब, तेलुगस, बिदार्स, क्रिश्चियंस यानी कि यूरोपियंस, ये भी थे इनकी आर्मी में। अब अगर हम बात करें जस्टिस के बारे में, जस्टिस सिस्टम कैसा था उस टाइम पे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए, मराठास फेल टू डेवलप एनी ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइज तरीके से जुडिशियल डिपार्टमेंट तो नहीं था, लेकिन विलेज लेवल पर जो सिविल्स के जो केसेस होते थे, वो विलेज के जो एल्डर होते थे, जो पंचायत जिसको हम कहते हैं, वो सब उसी के हाथ में होता था। पाटिल का ऑफिस होता था, या फिर विलेज टेंपल में फैसला हो जाता मतलब हो जाता था। क्रिमिनल केसेस जो होते थे वो पाटिल ही उसको मतलब डिसाइड करता था। और हाजिर मजलिस जो है, ये हाईएस्ट कोर्ट होती थी सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। एंड इसके अलावा सब्बा नायक होता था, जिसको जज प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, और महाप्रश्निका भी होता था, जो कि क्या करते थे कि भाई मतलब सारा जुडिशरी से रिलेटेड काम इन्हीं का ही होता था। एंड पेशवास हुज ड्यूटी वाज टू एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन द प्लेंटिफ्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जुडिशरी से रिलेटेड जो आपको समझानी थी। अगला टॉपिक है हमारा नेवी। नेवी का मतलब आप सभी जानते ही होंगे। सो नेवी का मतलब आप सभी को पता ही होगा। अब समझते हैं कि मराठास ने किस तरीके से एक नेवी मेंटेन करी, और काफी स्ट्रॉन्ग नेवी। सो देखते हैं। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोंकण, कोंकण के कॉन्क्वेस्ट के बाद शिवाजी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई। एंड हिज फ्लीट वॉज इक्विपाइड विद गुरब्स, जिसको गन बोट्स कहते हैं भाई, गन बोट्स भी थी। एंड गलीवर्ट्स यानी कि रो बोट्स विद 2 मास्ट एंड 40 to 50 ओर्स। ये भाई इनकी नेवी की कुछ फीचर्स हैं। His fleet was mainly manned by the Koli Sea fearing tribe of Malabar coast. ठीक है। और the Maratha Navy refers to the naval wing of the armed forces of Maratha Empire, which existed from around mid 17th century to mid 18th century in India. एंड मराठा नेवल पावर जो है उसने बहुत डोमिनेट किया, ठीक है, उस टाइम पे लगभग 3 सेंचुरीज तक। एंड द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के फादर माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी जी। आप ये मान के चलिए कि इंडिया के अंदर जो नेवी है वो इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। सो ये आप इंपॉर्टेंट बातें कुछ याद रखना। अब मराठास का फॉल किस तरीके से हुआ, ठीक है, डिक्लाइन कैसे हुआ, ये भी जानना जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स भी बता दूंगा शिवाजी की, जिसके साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। सो सबसे पहले वॉर ऑफ सक्सेशन। सो देयर एंश्यूर्ड अ वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी। शिवाजी की डेथ के बाद में उनके जो सन्स हैं संभाजी, राजा राम, बहुत ज्यादा ये कौन आगे आएगा इसको लेकर लड़ाइयां चलती रहती थी। अगर आप यहाँ पे देखें कि संभाजी एमर्ज्ड विक्टोरियस, बट लेटर ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स। बाद में मुगल्स ने उनको हरा दिया था। राजा राम सक्सीडेड द थ्रोन, बट मुगल्स ने इनको भी वही हरा दिया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ये था कि मतलब पावर शेयरिंग जो हो रही थी चीफ और सरदार्स के बीच में, ये बहुत इनको नुकसान कर गई भाई चीजें, ठीक है। ये मतलब उनका खुद का ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काफी वीक हो गया था। मराठास जो है वो पूरे डिपेंड हो गए थे चौथ और सरदेश मुखी पर, ठीक है। एंड उन्होंने कोई एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम नहीं बना रखा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का।
नई टेरिटरीज को कॉन्क्यूर तो किया जाता था पर फोकस जो होता था एडमिनिस्ट्रेशन पर कम होता था और टैक्स वगैरह वसूलने में ज्यादा ये लोग लगे रहते थे, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ। डिप्लोमेसी काफी वीक थी। ओके, यहाँ पे डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनिमीज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनको सही से पता ही नहीं था भाई, ठीक है, जो बाद के आए शिवाजी के बाद वाले, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। अब एंग्लो मराठा वॉर्स एंड सब्सिडरी अलायंस हुआ क्या, 1802 में पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, साइन कर कर ट्रीटी ऑफ बेसेन को, एंड यहीं से माना जाता है कि मराठा एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 1818 आते आते मराठा पावर पूरी तरीके से खत्म, और इसके बाद होता क्या, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉर्डशिप को। एंड शिवाजी बहुत ही ज्यादा जीनियस थे, उन्होंने नेशन बिल्डर का एक उनको मतलब भाई कहा जाता है टाइटल की, उन्होंने ही सभी को जोड़ा, कैसे वो एक जागीरदार सर छत्रपति तक उन्होंने अपनी इज्जत कमाई, और कैसे मराठास को यूनिफाइड किया, इतनी भयंकर आर्मी बनाई, नेवी बनाई, इसीलिए उनको एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बता दूं शिवाजी की, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। शिवाजी के पहले मराठास जो होते थे वो छोटे छोटे लोकल प्रिंसली स्टेट्स में थे, ये पूरे तरीके से यूनाइटेड नहीं थे। शिवाजी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने मराठा एम्पायर को डेक्कन से लेकर कर्नाटका तक फैला दिया, और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल तक लगभग इन्होंने कोशिश करी ले जाने की। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी अच्छा था, अष्टप्रधान आपको मैंने बताया इनके अंडर में थे जो मिनिस्टर्स, एंड उन्होंने फाइनेंस, आर्मी, इंटेलिजेंस और कोरेस्पोंडेंस में बहुत अच्छे से काम किया। अष्टप्रधान को अपॉइंट कर रखा था इन्होंने ताकि अच्छे से मदद हो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। शिवाजी ने काफी अच्छा रेवेन्यू सिस्टम बना रखा था ताकि इकोनॉमिक बेस मजबूत हो। चौथ सरदेशमुखी, ये कुछ ऐसे टैक्सेस थे, ठीक है, और आर्मी जो है उसको कैश पेमेंट दी जाती थी, ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी शिवाजी की। और उन्होंने मराठा आर्मी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना रखे थे, और इसके अलावा इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की स्किल्स को भी डेवलप किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है शिवाजी की इन द मिलिट्री फील्ड। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस करवाई शिवाजी ने, ज्यादा से ज्यादा फोर्ट्स बनवाए, माना जाता है 250 से भी ज्यादा फोर्ट्स इन्होंने बनवाए, कोई ऐसा एरिया नहीं था इनके अंडर में जहां पे इन्होंने फोर्ट्स नहीं बनवाए हों। और इसी के कारण मराठा एम्पायर जो है वो डेवलप होता गया, और मिलिट्री पावर जो मराठास की थी वो बढ़ती गई, और रेवेन्यू सिस्टम से अच्छा खासा पैसा आने लगा, और धीरे 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 काफी ज्यादा मुगल एम्पायर भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और मुगल्स ने भी इनको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से मराठास का एक्सपेंशन होता रहा, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।